Hello students, welcome to Shivaji Group of Institutions online classes of English. I am A.K. Dwivedi and today I am going to continue 4th chapter in English literature titled as A Timely Gift. Okay, students, in my earlier video you were explained this chapter up to page number 25. Now I am going to explain you the same chapter where it was left from page number 26. So students, open your book, page number 26 and be ready, try to understand it. You have to write difficult words, the meanings of these difficult words, Hindi as well as in English also. And be serious. If you understand the chapter seriously, definitely you can answer all the questions, exercises given in the back side of this chapter. Students, यदि आप चैप्टर को सीरियसली समझते हैं, आपको हिंदी मीनिंग आती है, इंग्लिश मीनिंग भी प्रिपेयर करते हैं, सही से अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया, समझ लिया, तो आपको बैक साइड की एक्सरसाइज करने में या किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो सीरियसली समझिए. अभी तक आपने क्या समझा कि जैक अपनी मदर के साथ अपने होम टाउन विजिट करने जाता है, जहां पर उसे एक बॉक्स मिसिंग मिलता है, लेकिन बाद में उसे इस बॉक्स के बारे में एक मेल मिलता है कि इस बॉक्स को तुम पोस्ट ऑफिस जाकर के रिसीव कर सकते हो. ठीक है. फिर उसने पोस्ट ऑफिस से ये बॉक्स रिसीव किया, जहां पर उसको एक लेटर भी मिलता है. वो कार के अंदर इस बॉक्स को खोलता है और उसके कंटेंट को पढ़ता है. ठीक है. यहां तक आपको एक्सप्लेन किया गया था. चलिए पेज नंबर 26 स्टार्ट करते हैं. आ स्मॉल की वाज टैप्ड. आ स्मॉल की एक छोटी सी की मीन्स चाबी. टैप्ड टू द लेटर. टैप्ड मीन्स रखी हुई थी, चिपकी हुई थी ना. टू द लेटर, इस लेटर के साथ, यानी जो लेटर उसको उस बॉक्स में मिला, उस लेटर के साथ एक छोटी सी चाबी भी चिपकी हुई थी या उसको पेस्ट किया गया था, दबाया गया था. हिज हार्ट रेसिंग. उसका दिल बड़ी तेजी से, रेसिंग मीन्स थ्रोबिंग वेरी फास्ट. हिज हार्ट वाज बीटिंग अनकंट्रोलेबली. हिज हार्ट वाज बीटिंग वेरी फास्ट. उसकी दिल की धड़कनें बहुत तेजी से चल रही थी. टीयर्स फिलिंग हिज आईज. और उसकी आंखों में आंसू आते. टीयर्स फिलिंग मतलब भरना. उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं. जैक केयरफुली अनलॉक्ड द बॉक्स. जैक ने बड़े सावधानी पूर्वक, केयरफुली मीन्स वेरी कॉशियसली, दैट मीन्स इन अ वेरी अटेंटिव मैनर, इन अ वेरी केयरफुल मैनर. बड़ी सावधानी पूर्वक उसने बॉक्स को खोला. इनसाइड ही फाउंड द ब्यूटीफुल गोल्ड पॉकेट वॉच. और जब बॉक्स उसने खोला तो इनसाइड मीन्स अंदर. ही फाउंड अ ब्यूटीफुल गोल्ड पॉकेट. उसको एक बहुत ही सुंदर गोल्ड मतलब गोल्डन पॉकेट वॉच मिलती है. पॉकेट वॉच का मतलब जो आप पॉकेट में रख सकते हैं. जब उसने उस बॉक्स को खोला तो उसको उसके अंदर एक बहुत ही सुंदर गोल्डन कलर की पॉकेट वॉच मिलती है. रनिंग हिज फिंगर्स स्लोली ओवर द फाइनली एच्ड कॉसी, ही अनलैच्ड द कवर. क्या किया उसने? रनिंग हिज फिंगर्स स्लोली. उसने घड़ी के ऊपर धीरे से अपनी उंगलियों को चलाया, मूव करता है, सहलाता है धीरे धीरे. ओवर द फाइनली एच्ड. एच्ड मीन्स होता है कट और कार्व. ऑन सरफेस मतलब खोदना, जो उसमें डिजाइन बना हुआ था. घड़ी में जो उसका डिजाइन बना हुआ था, केसिंग मतलब जो घड़ी का केस था, कार्व, उस पर वो उंगलियों से हाथ फिराता है, उंगलियां अपनी फिराता है, सहलाता है और क्या करता है, ही
unlatched the cover. Unlatched means to unfasten, मतलब खोलता है. Unwrapped. Okay, unlatched means unwrapped, खोल दिया. उसने उस कवर को खोला. Inside he discovered, और उसके अंदर उसने देखा. Discovered means found. क्या पाया? These words engraved. Engraved means written. Written by digging. ठीक है, समथिंग. उस पर जब उसने अंदर देखा तो क्या पाया? कुछ शब्द लिखे हुए थे. क्या लिखे हुए थे? जैक, थैंक्स फॉर योर टाइम. जैक, आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद. हैरोल्ड बेल्सन. और आगे सिग्नेचर, एज अ सिग्नेचर क्या लिखा हुआ था? हैरोल्ड बेल्सन. ठीक है स्टूडेंट्स, यानी जब उसने बॉक्स के अंदर एक पैकेट को पाया, उस पैकेट को खोला तो उसके अंदर एक गोल्डन कलर की पॉकेट वॉच थी. उसने अपनी उंगलियों को इसके केस पर धीरे से सहलाया और फिर उसके कवर को अनलॉक किया. तो उसके अंदर उसने देखा क्या लिखा था? कुछ शब्द लिखे हुए थे. क्या लिखे हुए थे? जैक. जैक, आपको अपना समय देने के लिए धन्यवाद. हैरोल्ड बेल्सन. ओके. द थिंग ही वैल्यूड मोस्ट वाज माई टाइम. मतलब कहने का मतलब ये है कि अब जैक को समझ में आ गया था कि मिस्टर हैरोल्ड बेल्सन किस चीज की ज्यादा वैल्यू करते थे. उनके जीवन में अगर किसी चीज की वैल्यू थी तो वो टाइम की थी. ठीक है, उसको समझ में आ गया. द थिंग ही वैल्यूड मोस्ट. क्या समझ में आ गया? कि जिस चीज की वो सबसे ज्यादा कद्र करता था, इंपॉर्टेंस देता था, वो उसका समय था. जैक सेड टू हिमसेल्फ. जैक ने अपने मन में कहा. अब उसे पता चल गया कि मिस्टर हैरोल्ड बेल्सन के लिए जैक का टाइम सबसे इंपॉर्टेंट था. जैक हेल्ड द वॉच फॉर अ फ्यू मिनट्स. जैक ने कुछ देर तक उस वॉच को अपने हाथों में पकड़े रखता है. और देन कॉल्ड हिज ऑफिस एंड क्लियर्ड हिज अपॉइंटमेंट. फिर उसने अपने ऑफिस में कॉल किया एंड क्लियर्ड हिज अपॉइंटमेंट. और अपने सारे अपॉइंटमेंट, मतलब उसका जो शेड्यूल टाइम पीरियड था कि कौन कौन से उसे काम करने हैं, कब करने हैं, फॉर द नेक्स्ट 2 days, यानी अगले दिन जो भी उसे काम करने थे टाइमली, उसने घड़ी के अकॉर्डिंग सारे काम अपने किए. हुआ. आस्क्ड जेनेट हिज असिस्टेंट. उसकी असिस्टेंट ने, जिसका नाम जेनेट था, उसने पूछा. क्या पूछा? क्यों? आई नीड सम टाइम टू स्पेंड विद माई सन. यानी मुझे अपने बेटे के साथ स्पेंड करने के लिए कुछ समय चाहिए. ही सेड. उसने कहा. ओ बाय द वे जेनेट, थैंक्स फॉर योर टाइम. तो जेनेट क्या कहती? ओ बाय द वे जेनेट, थैंक्स फॉर योर टाइम. यानी जैक ने जेनेट को धन्यवाद दिया. क्या कहते हुए? जेनेट, आपको आपका समय देने के लिए धन्यवाद. आपने मेरे लिए समय दिया, इसके लिए आपको मैं थैंक्स बोलता हूं. यानी ये जैक ये कहना चाहता है कि अब उसको समय की अहमियत पता चल गई थी. समय का कितना इंपॉर्टेंस होता है हमारे लाइफ में, उसको पता चल गया था. अब उसने कहा कि उसे उसके बेटे के लिए कुछ समय भी चाहिए. Here the writer want to explain that after getting the watch from the packet gifted by Harold Beelzer, Jack came to know the importance of time and he started giving importance to the time. जैक ने फिर क्या किया बेटा? द मॉरल इज दैट. इस कहानी का मॉरल, दैट मीन्स मैसेज. मोरल मीन्स मैसेज. इस कहानी का मॉरल मैसेज ये है. क्या मैसेज है? नो मैटर हाउ बिजी यू आर. यानी इस कहानी को पढ़ करके हमें एक मैसेज मिलता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता. इट डजंट मैटर. इट डजंट मैटर. इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हाउ बिजी यू आर, आप कितने बिजी हैं, आपका कितना बिजी शेड्यूल रहता है. यू मस्ट टेक टाइम टू मेक अदर पर्सन फील इम्पोर्टेंट.
लेकिन फिर भी आपको दूसरे लोगों के लिए कुछ न कुछ समय अवश्य निकालना चाहिए, जिससे उनको ये लगे कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। कहने का मतलब है हम जीवन में कितना ही व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन हमें अपने मित्रों के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए, अपने फैमिली के लिए कुछ न कुछ समय जरूर निकालना चाहिए। उनके साथ हमें टाइम स्पेंड करना चाहिए। The writer says that we may be busy in our life. It may be possible that we are extremely busy in our daily routine. Even then, we have some time for our friends, relatives and family members. Okay? तो ये इसका मैसेज था। At the end of your life, क्योंकि जीवन के अंतिम पड़ाव पर जब आपका जीवन खत्म होने वाला होगा, यू विल नेवर रिग्रेट नॉट हैविंग पास्ड वन मोर टेस्ट। फिर आपको कभी भी रिग्रेट मीन्स होता है फील रिपेंटेड, पछतावा महसूस करना। आपको कभी भी पश्चाताप महसूस नहीं होगा, रिग्रेट फील नहीं करेंगे कि नॉट हैविंग पास्ड वन मोर टेस्ट, कि आपने कुछ समय किसी के साथ व्यतीत नहीं किया। नॉट विनिंग का मतलब जीतना। मोर वर्डिक्ट आर नॉट क्लोजिंग वन मोर डील, मतलब आपको इस चीज का पश्चाताप नहीं होगा कि आप एक टेस्ट पास नहीं कर सके जीवन का। नॉट विनिंग वन मोर वर्डिक्ट, आप कोई एक सही से डिसीजन नहीं ले सके। वर्डिक्ट मीन्स डिसीजन, जजमेंट। ठीक है, आप कोई विनिंग का मतलब जीतना होता है, बट यहाँ पर विनिंग का मतलब है टेकिंग। आप कोई एक सही से निर्णय नहीं ले सके, इस चीज का पछतावा नहीं होगा। और नॉट क्लोजिंग वन मोर डील, या एक और डील, कोई डील का मतलब कोई काम आप क्लोज नहीं कर पाए, फिनिश नहीं कर पाए। इन सारी चीजों का आपके पास पछताने के लिए फिर समय नहीं होगा, आपको पछताना नहीं पड़ेगा। यू विल रिग्रेट टाइम नॉट स्पेंट, और आप क्या करेंगे, यू विल रिग्रेट। हो सकता है कि आपको पश्चाताप करना पड़े समय को लेकर के, नॉट स्पेंट विद हस्बैंड, यानी जब आप आखिरी समय में होंगे उस समय हो सकता है आपको ये एहसास हो कि आपने अपने हस्बैंड के साथ एक समय व्यतीत नहीं कर पाया। स्टूडेंट्स, हियर आप लोग HUSBAND, इसका प्रोनाउंसिएशन आप क्या करते हैं, हस्बैंड, HUSBAND। आप सभी लोग इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं हस्बैंड, बट दिस इज रॉन्ग। ये रॉन्ग है, राइट प्रोनाउंसिएशन होता है हस्बैंड, हस्बैंड। ओके, राइट प्रोनाउंसिएशन इज हस्बैंड। तो स्टूडेंट्स, आपको फिर जीवन में इस बात के लिए पश्चाताप महसूस नहीं करना पड़ेगा कि आपको मतलब अपने हस्बैंड को देने के लिए कोई टाइम नहीं मिला, फ्रेंड या आपके पास अपने मित्र के लिए देने को समय नहीं मिला, और चाइल्ड अपने बेटे के लिए, और पेरेंट या माता पिता के लिए। फिर आपको पछताना नहीं पड़ेगा अगर आप अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने कंपेनियंस, अपने फैमिली मेंबर्स को टाइम देते हैं। थोड़ा भी समय यदि निकाल लेते हैं उनके लिए और उन्हें ये एहसास दिलाते हैं कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, तो डेफिनेटली व्हेन योर लाइफ इज गोइंग टू फिनिश, you are approaching to death, definitely you will not have to repent back for not having spent good time with them. Okay, time goes by so fast, क्योंकि समय बहुत जल्दी व्यतीत होता जाता है, समय बहुत जल्दी भागता है। people go in and out of your life, आपके जीवन में लोग आएंगे, go in coming, आपके जीवन में लोग आते हैं और गो आउट, बाहर चले जाते हैं। स्कूल जाते हैं तो हमें स्कूल में दोस्त मिलते हैं, फिर वो दोस्त हमारे छूट जाते हैं। हम गांव में रहते हैं, शहर में आ जाते हैं तो गांव के लोग छूट जाते हैं। शहर में रहते हैं, जॉब किसी दूसरे शहर में लग गई तो यहाँ के लोग छूट जाते हैं। तो डेफिनेटली आपके जीवन में लोग आते हैं, जाते हैं। ओके।
definitely throughout your life people come in and go out. You meet different people and you have to depart with them. आपको उनसे अलग भी होना पड़ता है, ये जीवन चलता रहता है. You must never miss the opportunity. लेकिन कभी भी आपको उस मौके को कभी मिस नहीं करना चाहिए. अपॉर्चुनिटी मीन्स चांस. आपको उस मौके को कभी मिस नहीं करना चाहिए. टू टेल दीज पीपल हाउ मच दे मीन टू यू. यानी जब आप अपने फ्रेंड से मिले, अपने दोस्तों से मिले, अपने फैमिली के किसी मेंबर से मिले, अपने रिलेटिव से मिले, जिससे भी आप प्रेम करते हैं, जब भी मिले तो आपको इस बात का उन्हें एहसास कराना चाहिए कि आप उनके लिए या वे आपके लिए कितना मायने रखते हैं. ठीक है, उनको इस बात का एहसास कराना चाहिए. तो डेफिनेटली आपको जीवन में कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा. आपको कोई भी ऐसा मौका गंवाना नहीं चाहिए. ठीक है, ये इस बात को लेकर के कि आपके जीवन में वो लोग, मतलब दोस्त मित्र, आपके परिवार के लोगों का कितना इंपॉर्टेंस है. द राइटर इन द लास्ट एंडिंग लाइन्स ऑफ दिस चैप्टर एक्सप्लेन्स आउट दैट यू शुड नेवर मिस एनी चांस to prove to your relatives, to your friends, to your companions, to your family members how important they are for you. You must spend some time with them. Okay, student, this chapter is finished. अब आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है. I think you should revise this video again and again. You should watch this video again and again so that you may understand this chapter fully. And then I would like to advise you to do the back size exercise number A, B and C. These exercise A, B, C and F, G, H. These exercises are to be done only the book. There is no need to do this part of exercise in any notebook. You have to do only in the book. Exercise number A, B, C, F, G, H. This part are to be done only in the book. And in my next video, I will explain out all these exercises. Till then, thank you for attending the class. सुस्वागतम. मैं रेणुलता पांडे, संस्कृत शिक्षिका, शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस. बच्चों, आज मैं आपको ये पंचमा पाठ दूरवीक्षण अर्थात दूरदर्शन, इस पाठ का अर्थ पढ़ाने जा रही हूँ. इस पाठ का शेष भाग जो है वो मैं पढ़ाऊंगी. इसके पहले का अर्थ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ. पिछले वीडियो में भी मैंने आपको कहा था कि जब भी कोई नया चैप्टर स्टार्ट हो तो आप उसके शब्दार्थ जरूर याद करें. मुझे आशा है कि आपने याद कर लिया होगा, और नहीं कर लिया है तो कर लें. ठीक है, क्योंकि शब्दार्थ जब आपको याद होंगे तो इन पंक्तियों का अर्थ बहुत जल्दी से आप समझ पाएंगे. तो दूरवीक्षण अर्थात दूरदर्शन के बारे में इस पाठ में बताया जा रहा है. आप सभी से भली भांति परिचित हैं. आपको पता हो गया है, स्टार्टिंग में इस चैप्टर में है कि दूरदर्शन का आविष्कार 25 जनवरी 1926 को हुआ. तब से आज तक हम बराबर दूरदर्शन देख रहे हैं. ठीक है, तो दूरदर्शन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है और शायद हम इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते. तो दूरदर्शन की उपयोगिता के बारे में ही इस पाठ में बताया जा रहा है. पहले का संकेत पूर्ण हो चुका है. इसके बाद मैंने संकेत लिया है शिक्षा क्षेत्र अयम से लेकर के इति तक. अब आपको संकेत डालना है और बस अर्थ हेडिंग डाल करके इन पंक्तियों का अर्थ लिखना है.
संदर्भ आप नहीं लिखेंगे, संदर्भ बार बार नहीं लिखना है, चैप्टर की स्टार्टिंग में बस एक बार संदर्भ लिखना है। क्लियर? तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं। शिक्षा क्षेत्रे अयम से लेकर के इति तक। शिक्षा क्षेत्रे अयम बहु उपयोगी वर्तते, वर्तते मीन्स भी है, होता है। शिक्षा क्षेत्रे अयम, ये अवग्रह चिन्ह है, इसको आ बोलते हैं। शिक्षा क्षेत्रे अयम बहु उपयोगी वर्तते, शिक्षा क्षेत्र में यह बहुत उपयोगी है। अयम शिक्षा सजीवः सः मनोरंजकस्य करोति। यहाँ पर बच्चों ये जो मनोरंजकस्य शब्द है, इसमें विसर्ग संधि है, इसका विच्छेद होगा मनोरंजकाः प्लस चा। ठीक है, चा मीन्स और। तो यह शिक्षा को सजीव, सरस और मनोरंजक बनाता है। करोति करता है या बनाता है। यह शिक्षा को सजीव, सरस और मनोरंजक बनाता है। दूरवीक्षण आदर्श अध्यापकम इव, दूरदर्शन आदर्श अध्यापक की तरह, विक्षेप है अध्यापकम प्लस इव, दूरदर्शन आदर्श अध्यापक की तरह अस्माकं पथ प्रदर्शनम करोति, हमारा मार्ग प्रशस्त करता है या हमारा मार्गदर्शन करता है। शिक्षा के क्षेत्र में यह बहुत उपयोगी है। यह शिक्षा को सजीव, सरस और मनोरंजक बनाता है। दूरदर्शन आदर्श अध्यापक की तरह हमारा मार्गदर्शन करता है। दूरदर्शने चुंबकत्वं गुणं भवति, दूरदर्शन में चुंबकत्व गुण होता है। यह मीन्स जो सरलतया आत्मानं प्रति आकृष्टं करोति, जो सरलता से अस्मान हमें आत्मानं प्रति अपनी ओर आकृष्ट करता है, यानी दूरदर्शन अपनी ओर आकृष्ट करता है। दूरदर्शन में चुंबकत्व या चुंबकीय गुण होता है, जो सरलता से हमें अपनी ओर आकृष्ट करता है या खींचता है। अयम अनेक प्रयोगात्मक विधि पाठम प्रस्तुति, यह अनेक प्रयोगात्मक विधि के पाठ प्रस्तुत करता है। प्रस्तुति प्रस्तुत करता है, समझ में आ रहा है? प्रयोगात्मकम, यह अनेक प्रयोगात्मक विधि के पाठ प्रस्तुत करता है। ठीक है, इसको फिर से देखें। शिक्षा क्षेत्र में यह बहुत उपयोगी है। यह शिक्षा को सजीव, सरस और मनोरंजक बनाता है। दूरदर्शन आदर्श अध्यापक की तरह हमारा मार्गदर्शन करता है। दूरदर्शन में चुंबकीय गुण होता है या चुंबकत्व गुण होता है, जो सरलता से हमें अपनी ओर, प्रति मीन्स ओर, आकृष्ट करता है या खींचता है। अयम अनेक प्रयोगात्मक विधि पाठम प्रस्तुति, अयम मीन्स यह अनेक प्रयोगात्मक विधि के पाठ प्रस्तुत करता है। ठीक है, अब देखिए लास्ट पैराग्राफ है ये, दूरवीक्षे से लेकर के इति तक। दूरवीक्षे देश विदेशेषु चलायमानाः विविध क्रीडा स्पर्धा आदिनाः आनंदम् अपि दर्शक वृंदा सुगमतया प्राप्नोति। दूरवीक्षे दूरदर्शन में, देश विदेशेषु देश विदेशों में, चलायमाना चलाए जाने वाले, अनेक विविधा अनेक प्रकार के, क्रीडा स्पर्धा आदिना अनेक प्रकार की क्रीडा स्पर्धाएं या क्रीडा खेल प्रतियोगिताओं का आनंद भी दर्शक वृंदा दर्शक समूह सुगमतया सरलता से प्राप्त करते हैं। प्राप्नुवन्ति प्राप्त करते हैं। दूरदर्शन में देश विदेशों में चलाए जाने वाले अनेक क्रीडा प्रतियोगिताओं या खेल प्रतियोगिताओं का आनंद भी दर्शक समूह सरलता से प्राप्त करते हैं। अयम
व्यायामः गृहशास्त्रः हस्तकौशलः नृत्यक्रिया गायन समाचारः वाणिज्यादिनेषु च सर्वेषु विषयेषु अनेक रोचक सामग्री प्रस्तुतिः करोति। यह व्यायाम गृहशास्त्र हस्तकौशल नृत्य क्रिया गायन समाचार व्यापार आदि और व्यापार आदि सभी सर्वेषु विषयेषु सभी विषयों में अनेक रोचक सामग्री प्रस्तुत करता है। यह व्यायाम गृहशास्त्र हस्तकौशल नृत्य क्रिया गायन समाचार व्यापार वाणिज्य में व्यापार आदि सभी विषयों में अनेक रोचक सामग्री प्रस्तुत करता है। दूरवीक्षण ज्ञाने मनोरंजनस्य सशक्त माध्यम वर्तते। दूरदर्शन ज्ञान और मनोरंजन का सशक्त माध्यम है। वर्तमान समये मानवः तस्य अनुपस्थिति कष्टप्रदं मन्यते। वर्तमान समय में मनुष्य उसकी अनुपस्थिति को कष्टप्रद मानता है, यानी दूरदर्शन के बिना वो अपने जीवन की कल्पना नहीं करता। वर्तमान समय में मनुष्य उसकी अनुपस्थिति कष्टप्रद मानता है, परंतु जीवनोपयोगी वस्तुओं परंतु जीवन के लिए उपयोगी वस्तुओं जीवन के लिए यहाँ संधि है जीवनोपयोगी जीवन प्लस उपयोगी गुण संधि है। परंतु जीवन के लिए उपयोगी वस्तुएं आवश्यकता अधिकम न प्रयुज्यते। आवश्यकता से अधिक प्रयोग नहीं की जाती है, परंतु जीवन के लिए उपयोगी वस्तुएं केवलम साधनम नास्ति साधनम, वह केवल साधन है साध्य नहीं। इति मीन्स ऐसा, वह केवल साधन है साध्य नहीं। लास्ट वाली पंक्ति बेटा एक बार जरा ध्यान से देखें। हाँ, यहाँ से बच्चों ये लास्ट लाइन है, वह केवल साधन है साध्य नहीं। इति बस यहीं से आपका ये पैराग्राफ समाप्त हो रहा है। तो इस लास्ट वाले पैराग्राफ को एक बार हम फिर से पढ़ा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। दूरदर्शन में देश विदेशों में चलाए जाने वाले अनेक क्रीड़ा प्रतियोगिताओं का आनंद भी दर्शक समूह सरलता से प्राप्त करते हैं। यह व्यायाम गृहशास्त्र हस्तकौशल नृत्य क्रिया गायन समाचार वाणिज्य आदि सभी विषयों में अनेक रोचक सामग्री प्रस्तुत करता है। दूरदर्शन ज्ञान और मनोरंजन का सशक्त माध्यम है। वर्तते है। वर्तमान समय में मनुष्य उसकी अनुपस्थिति कष्टप्रद मानता है, परंतु जीवन के लिए उपयोगी वस्तुओं की आवश्यकता से अधिक प्रयोग नहीं किया जाता है। वह केवल साधन है साध्य नहीं। तो बच्चों, इस तरह से आज ये पंचमा पाठा दूरवीक्षण पूर्ण हो गया है। मैंने इसका अर्थ पूरा ही आपको पढ़ाया है। आप इसको बहुत ध्यान से सुने, समझें और लिखें। शब्दार्थ जरूर याद करें, बार बार मैं कहती हूँ इस बात को। और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में पंचमा पाठा दूरवीक्षण की एक्सरसाइज यानी अनुप्रयोग कराऊंगी। तब तक आप अपना कार्य बहुत एकाग्रता से तन्मयता से करते रहें। अपना कार्य समय से पूर्ण करने की आदत डालें, क्योंकि जितना काम आप छोड़ते जाएंगे उतना ही बहुत सारा काम का ढेर लग जाएगा आपके पास, और फिर आपको वो बहुत कठिन दिखाई देगा। इसलिए समय समय पर जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उतना आप पढ़ते रहें तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। लेखन कार्य पर और ध्यान दें। लेखन कार्य बहुत सुंदर और स्पष्ट हो, इस बात का ध्यान रखें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।
माई सेल्फ राकेश कुमार, साइंस टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। साइंस क्लास में 8th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज इस क्लास में चैप्टर चुंबकत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व यूनान देश के लोग काले पत्थर से चमत्कार दिखाया करते थे। यह पत्थर एशिया माइनर के मैग्नीशिया नामक क्षेत्र में या नगर में पाया जाता है। इस नगर में मिलने के कारण इसका नाम मैग्नेटाइट पड़ा। अंग्रेजी में इसे मैग्नेट तथा हिंदी भाषा में चुंबक कहते हैं। इसमें लोहे को आकर्षित करने की क्षमता होती है। इस कुछ समय बाद लोगों ने इसके अन्य गुणों का भी अध्ययन किया। इस पत्थर को इसके गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर यह उत्तर और दक्षिण दिशा में स्थिर हो जाते हैं। इस गुण के कारण इसे दिशा सूचक भी कहा जाने लगा। यानी दिशा बनाने वाला पत्थर, लोड स्टोन भी इसको कहा जाने लगा। तो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाने वाला इस प्रकार का चुंबक प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है। प्राचीन काल में चुंबक का उपयोग समुद्री यात्रा में दिशा के ज्ञान के लिए किया जाता था। चुंबकों के नाम इनकी आकृति के आधार पर रखे जाते हैं। जैसे पहला नंबर है नाल चुंबक। नाल चुंबक नाल चुंबक यू के आकार का होता है। यह यू के आकार का होता है। दूसरा है दंड चुंबक। नंबर दूसरा दंड चुंबक। दंड चुंबक ये आयताकार और बेलनाकार होते हैं। नंबर तीसरा है चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई। सूर्य के सुई के आकार चुंबकीय सुई जैसा है, नाम से ही पता चल रहा है। सुई के आकार का होने के कारण इसे चुंबकीय सुई कहते हैं। यह अपने मध्य पर नुकीली कील पर टिकी होती है। यह क्षैतिज तल में स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। इसका उत्तर की ओर का सिरा उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण की ओर का सिरा दक्षिणी सिरा कहा जाता है। नंबर अगला है चुंबकीय कंपास। नंबर चौथा चुंबकीय कंपास। चुंबकीय कंपास यह एक छोटी सुई होती है जो एक डिबिया में बंद रहती है। डिबिया के ऊपर कांच की प्लेट लगी रहती है। इसमें भी उत्तर की ओर का सिरा उत्तरी ध्रुव और दक्षिण की ओर का सिरा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। उत्तर को यन से और दक्षिण को यस से रिप्रेजेंट किया जाता है। लगभग 1800 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम चीन देश के चुंबक के दिशा बताने के गुण का उपयोग करके चुंबकीय कंपास का आविष्कार किया गया था। इसकी खोज से समुद्री यात्रा एवं व्यापार के क्षेत्र में नई क्रांति आ गई। क्योंकि समुद्र में रात में दिशा का कोई ज्ञान नहीं रहता है, तो इसकी
सहायता से उत्तर और दक्षिण दिशा का ज्ञान हो जाता है। इसके अतिरिक्त विश्व के बहुत से नगरों स्थानों की भी खोज की गई कि किस दिशा में कौन सा नगर या राज्य या राष्ट्र स्थित है। तो इस प्रकार से चुंबक 4 प्रकार के हो गए। नंबर 1 नाल चुंबक, दंड चुंबक, चुंबकीय सुई और चुंबकीय कंपास। दंड चुंबक जो होते हैं ये आयताकार होते हैं, आयताकार या बेलनाकार या बेलनाकार। चुंबकीय सुई और चुंबकीय कंपास। चुंबकीय कंपास एक छोटी सी डिब्बी में बंद ऐसे एक सुई होती है, इसमें एक सुई इस तरीके से लगी होती है ऐसे, और नॉर्थ और साउथ, इसमें उत्तर की ओर नॉर्थ और दक्षिण की ओर साउथ यस लिखा होता है। तो इस तरीके से ये चुंबक एक डिबिया में बंद और इस डिब्बी में ऊपर से एक कांच की प्लेट लगी होती है। अब आता है चुंबक के गुण। चुंबक के गुण। चुंबक विभिन्न प्रकार की वस्तुओं जैसे पेंसिल, रबर, तांबा, पीतल एवं टिन के छोटे टुकड़े, पेन, सिलाई मशीन की सुई, बोर्ड पेन, लोहे की छीलन लेते हैं। एक चुंबक को लेकर बारी बारी से प्रत्येक वस्तु के पास ले जाकर के देखते हैं कि पिन, सुई सिलाई मशीन की और बोर्ड पिन तथा लोहे के छोटे छोटे टुकड़े चुंबक को की ओर आकर्षित हो जाते हैं। पेंसिल, रबर, तांबा तथा पीतल के टुकड़े आकर्षित नहीं होते हैं, क्योंकि चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, और जिनको अपनी ओर आकर्षित नहीं करते हैं वो अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। चुंबक के उपयोग। अगला है फिर चुंबक के उपयोग। के उपयोग। चुंबक लोहा तथा लोहे की बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, जबकि स्टेनलेस स्टील तथा उससे बने बर्तनों को आकर्षित नहीं करता है। चुंबक के इस गुण के कारण लोहे और स्टेनलेस स्टील से बने बर्तनों की पहचान की जा सकती है। लोहे के कण एवं मिश्रण से लोहे के कणों को चुंबक की सहायता से अलग किया जा सकता है। चुंबक की सहायता से मोटरसाइकिल, स्कूटर तथा मोटर कार में प्रयुक्त होने वाले डायनामो का भी निर्माण किया जाता है। यानी मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार या ट्रैक्टर या बस, इनमें जो डायनामो लगा होता है वो उसमें चुंबक का प्रयोग किया जाता है। चुंबक के असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है तथा समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। यदि चुंबक का नॉर्थ फेस से मिलाया जाता है तो इनमें प्रतिकर्षण होगा, और नॉर्थ और साउथ को पास लाया जाएगा तो इनमें प्रतिकर्षण होता है। तो इस प्रकार से चुंबक की सहायता से
हम कई कार्य कर सकते हैं चुंबक की सहायता से। मोटरसाइकिल, स्कूटर या गाड़ियों के डायनामो का निर्माण भी किया जाता है। इनकी सहायता से दिशाएं भी मालूम की जाती हैं। एक चुंबकीय सुई तथा एक छड़ चुंबक लेते हैं। चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव के पास छड़ चुंबक का उत्तरी ध्रुव ले जाते हैं, तब हम देखते हैं कि दोनों में प्रतिकर्षण होता है। यानी उत्तरी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव से मिलाने पर प्रतिकर्षण और उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने पर आकर्षण होता है। तो ये चुंबक के गुण हो गए और चुंबक का उपयोग भी हो गया। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में मैं आपको चुंबक के कुछ प्रयोग बताऊंगा। थैंक यू।